आज हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारी राज व्यवस्था के संपूर्ण तंत्र को स्पष्ट करता है। वो टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। संविधान की आवश्यकता। हम सबसे पहले इस बात पे गौर करेंगे कि प्रत्येक स्वतंत्र लोकतांत्रिक जो देश होता है उसका अपना एक संविधान होता है। संविधान द्वारा ही राज्य की शक्ति एवं नागरिक स्वतंत्रता के मध्य संतुलन स्थापित किया जाता है। कहने का मतलब है कि राज्य जो है वो शक्ति अर्थात संप्रभु होता है और साथ ही प्रत्येक लोकतांत्रिक देशों में व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु नागरिकों को राज्य के द्वारा जो स्वतंत्रता या जो सुविधाएं दी जाती है उन दोनों के मध्य अर्थात राज्य की शक्ति और नागरिक स्वतंत्रता के मध्य संतुलन स्थापित करने के लिए संविधान का होना जरूरी है। संविधान से आशय यानी संविधान किसे कहते हैं? संविधान किसी भी राज्य का मूलभूत या सर्वश्रेष्ठ कानून या विधान होता है जो राज्य के स्वरूप, शासन के अंगों, उनकी संरचनाओं, शक्तियों तथा नागरिक अधिकारों एवं दायित्वों को निर्धारित करता है। यानी संविधान किसी भी लोकतांत्रिक एवं स्वतंत्र जो देश होता है उसका सर्वश्रेष्ठ विधान होता है, सर्वश्रेष्ठ कानून होता है जो सबसे ऊपर होता है। इसके द्वारा राज्य के स्वरूप अतः राज्य कैसा होगा, लोकतांत्रिक होगा या अन्य स्वरूप वाला होगा, उसके साथ ही सरकार कैसी होगी, उसके कौन कौन से अंग होंगे और उन संरचनाओं या अंगों के क्या क्या प्रमुख कार्य होंगे और उसके साथ ही राज्य में निवास करने वाले जो नागरिक हैं उनके क्या अधिकार होंगे, क्या दायित्व होंगे, इन सब को निर्धारित करने का काम संविधान द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान अपने मूल लक्षण या तत्वों एवं मूल भावना की दृष्टि से विश्व में एक विलक्षण, अद्वितीय या बहुमुखी है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए, परंतु भारतीय संविधान के कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो उसे अन्य देशों के संविधान से एक अलग एवं विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं। इसी आधार पर अब हम भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनका विश्लेषण करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। संविधान के वर्तमान रूप में इसकी जो विशेषताएं देखने में आती है वो निम्नांकित है। नंबर 1, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। यह बहुत ही बृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। मूल रूप से अर्थात जब संविधान को अंगीकृत किया गया, संविधान को लागू किया गया, उस समय संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। आज़ादी के बाद अर्थात संविधान लागू होने के बाद से लेकर आज तक के 70 वर्ष के अंदर हमने विविध परिवर्तनों को देखते हुए 104 से अधिक संविधान में संशोधन किए हैं और इन्हीं संशोधनों के मार्फत आज संविधान के अंदर लगभग 475 के करीब अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियां हैं। विश्व के किसी भी संविधान में इतने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां नहीं है। साथ ही संविधान का निर्माण एक विशेष समय पर संविधान सभा द्वारा किया गया था, अतः ये लिखित एवं निर्मित संविधान भी है। सेकंड, लोक प्रभुता पर आधारित संविधान। संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। संविधान का स्रोत भारतीय जनता है तथा भारत में सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। यह हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। थर्ड, विभिन्न स्रोतों से विहित। भारत के संविधान ने अपने अधिकतर जो प्रावधान है या जो उपबंध है वो विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों से और साथ ही 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से लिए हैं। संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा या भाग भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, जिसमें मुख्यतः
हमारी संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन प्रावधान, लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक विवरण इसी से लिए गए हैं। इसके साथ ही बाह्य स्रोतों में संविधान का दार्शनिक भाग, जिसमें मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सम्मिलित है, ये क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। इसी प्रकार से भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग, जिसमें कैबिनेट सरकार और कार्यपालिका विधायिका का संबंध का अधिकांश जो भाग है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान के अन्य प्रावधान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, अब रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। संविधान संशोधन की दृष्टि से या तो लचीला अर्थात नम्य होता है या कठोर अर्थात अनम्य। भारतीय संविधान में न तो ब्रिटेन के संविधान की भांति कोई लचीलापन है और न ही अमेरिकी संविधान की भांति इतनी कठोरता है कि उसे समय के अनुसार बदला ही नहीं जा सके। हमने इन दोनों के बीच को अर्थात मध्यम मार्ग को चुना है। हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें संसद साधारण बहुमत से जैसे विधि का निर्माण करती है वैसे संशोधन कर सकती है, लेकिन साथ ही संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में जो संविधान में संशोधन की जो औपचारिक प्रक्रिया का उल्लेख है उसमें दो प्रकार का संशोधन है, एक विशेष बहुमत द्वारा और एक विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के समर्थन वाला। उसके बाद एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय शासन की स्थापना करता है, परंतु संविधान में संघीय शब्द के स्थान पर अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ शब्द प्रयुक्त किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय जो संघ है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है और साथ ही किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं है। संविधान में संघीय शासन व्यवस्था के सभी लक्षण मौजूद है, लेकिन साथ ही कुछ एकात्मक एवं गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है। इस कारण से संविधान विशेषज्ञ जैसे केसी हियर इसे अर्ध संघ, वहीं मोरिस जोन्स इसे सौदेबाजी वाला संघ तथा ग्रेनविल ऑस्टिन इसे सहयोगी संघ तथा आइवर जेनिंग्स ने केंद्रीकरण की प्रवृत्ति या टेंडेंसी रखने वाले संघ की संज्ञा दी है। सरकार का संसदीय रूप। भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संसदीय तंत्र या वेस्टमिनिस्टर मॉडल को अपनाया गया है। ये सरकार जो कि उत्तरदायी सरकार या मंत्रिमंडल सरकार के नाम से भी पुकारी जाती है, ये विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य समन्वय एवं सहयोग के सिद्धांत पर आधारित होती है। भारत में न केवल संघ में अर्थात केंद्र में अपितु राज्यों के अंदर भी इसी संसदीय सरकार के स्वरूप को अपनाया गया है। नेक्स्ट, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। भारत की न्यायपालिका का गठन एक पिरामिड की भांति है, जिसके शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट है और उसके बाद राज्यों में हाई कोर्ट, जिलों के अंदर जिला अदालत और साथ ही सेशन और मुंसिफ कोर्ट। इस प्रकार से न्यायालय जो ऊपर दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है उससे नीचे एक पिरामिड की भांति गठित है। और भारत में न्यायपालिका को संविधान के संरक्षक साथ ही संविधान की व्याख्या की भी जिम्मेदारी दी गई है। अतः न्यायपालिका की स्वतंत्रता का होना जरूरी है, इसलिए संविधान में कई प्रावधान किए हैं ताकि न्यायपालिका विधायिका एवं कार्यपालिका के नियंत्रण से या प्रभाव से या उनके दबाव से मुक्त होकर न केवल संविधान की रक्षा करें अपितु साथ ही जो न्याय संबंधी कार्य है वो निर्भीक होकर कर सके। इसके लिए न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है। इसके साथ ही
न्यायाधीशों का कार्यकाल सुनिश्चित किया गया है, पर्याप्त वेतन भत्ते हैं और वो भी भारत की संचित निधि पर भारित किए गए हैं, सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक लगाई गई है। तो इस प्रकार के प्रावधान हैं जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन को प्राथमिकता दी है। एक ओर जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। इस प्रकार से संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच एक प्रकार का संतुलन स्थापित करके भारतीय संविधान ने विश्व के सम्मुख एक विलक्षण विशेषता को प्रस्तुत किया है। मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाने के बाद वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। इन जो अधिकार है, इनका उद्देश्य भारत में एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की भावना को प्रोत्साहित करना है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए इन मूल स्वतंत्रताओं का होना आवश्यक है। ये मुख्यतः राज्य के विरुद्ध है, साथ ही ये वाद योग्य है, लेकिन इनकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। उन सीमाओं के दायरे में रहकर ही इनके द्वारा कार्य किया जाता है, लेकिन ये अपरिवर्तनीय भी नहीं है। अर्थात संसद मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है, उन्हें बढ़ा सकती है। संविधान में जो भी मूल अधिकार दिए हैं, उनमें अनुच्छेद 20 एवं 21 जो कि स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है, ऐसा अनुच्छेद है जिसे आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य की नीति को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों या तत्वों का वर्णन किया गया है। ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने का काम करते हैं और इनका उद्देश्य भारत में एक वेलफेयर स्टेट अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यद्यपि ये वाद योग्य नहीं है, फिर भी शासन में इन्हें लागू करना राज्य का नैतिक या परम कर्तव्य माना गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मुख्यतः आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। उसके बाद 1935 में जो भारतीय शासन अधिनियम था, उसमें हमने निर्देशों के जो उपकरण के रूप में जो भाग अपनाया था, उसी को बाद में जब भारत का संविधान बना तो उसे नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में अपना लिया गया था। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित एवं सवर्ण सिंह समिति के सुझाव के आधार पर संविधान में एक नवीन भाग 4 के तथा 51 के जोड़ करके 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के आधार पर, जो कि मुख्यतः संविधान समीक्षा के लिए जो आयोग गठित हुआ था न्यायमूर्ति वेंकटचलिया की अध्यक्षता में, उसके सुझाव के आधार पर संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ये मूल कर्तव्य भी वाद योग्य नहीं है और भाग 4 की तरह इनका भी अपना नैतिक महत्व है। समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। समाजवाद जो कि
हमारा जो समाजवादी जो ढांचा भारत में अपनाने का जो प्रयास किया गया था, जिसमें मुख्यतः 1955 में कांग्रेस के एवार्डी अधिवेशन में, जैसा कि नेहरू जी ने कहा था कि हमारा समाज पश्चिमी समाज से भिन्न होगा और हमारा समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद होगा। साथ ही पंथ निरपेक्षता, यानी भारत एक पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राज्य होगा, जिसमें राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सभी धर्मों को समान संरक्षण एवं समान सुविधाएं दी जाएगी और भारत में एक सर्वधर्म समभाव की स्थिति को अपनाया जाएगा। नेक्स्ट, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। मूल संविधान में 21 वर्ष की आयु को वयस्कता का आधार माना गया, परंतु 61 में संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में वयस्कता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अब 18 वर्ष आयु प्राप्त प्रत्येक स्त्री पुरुष को मत देने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट, एकल नागरिकता। प्राय सभी संघीय शासन व्यवस्था वाले देशों में दोहरी नागरिकता होती है, एक संघ की नागरिकता और दूसरा जिस राज्य में वो निवास करता है वहाँ की नागरिकता। परंतु भारत संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना करता है, लेकिन अपनी विलक्षण विशेषताओं या अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार ही संघीय शासन के लक्षण यहाँ देखने को मिलते हैं और हमने एकल नागरिकता के विचार को अपनाया है। इसका मुख्य कारण ये था क्योंकि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए भारत राष्ट्र के लिए ये जरूरी था और इसी आधार पर प्रत्येक नागरिक भारत का नागरिक होगा। यह राज्यों की नागरिकता किसी को भी प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट, स्वतंत्र निकाय। भारत में सरकार के जिस प्रकार से 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायिक की व्यवस्था की गई है, इसी प्रकार से कुछ ऐसे स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना की गई है जो हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण या आधार स्तंभ है। और ऐसे कुछ स्वतंत्र निकायों के अंदर जैसे चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग, साथ ही राष्ट्र की जो आय व्यय है उसकी जांच के लिए नियंत्रक एवं मालिक का परीक्षक, साथ ही सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग, राज्यों के अंदर राज्य लोक सेवा आयोग, ये ऑटोनोमस बॉडी की स्थापना की गई है। राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करते हैं और केंद्र और राज्यों के बीच में सहयोग एवं सामंजस्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपातकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान किए गए हैं, जिसमें 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। ये आपातकाल जो है ये हमारे राष्ट्रपति को संकट की स्थिति से निपटने के लिए एक विशेष प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग 18 में विस्तार से इनका उल्लेख किया गया है और आपातकाल में देश की पूरी सत्ता या जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रलाइजेशन हो जाता है अर्थात केंद्रीकृत हो जाता है और हमारे संविधान का जो संघीय स्वरूप है वो सामान्य स्थितियों में संघीय रहता है, परंतु जैसे ही संकट आता है तो वो आपातकाल में तब्दील हो जाता है। नेक्स्ट, त्रिस्तरीय सरकार। प्राय संघीय शासन व्यवस्था वाले देशों में 2 प्रकार की सरकारें होती हैं। संविधान द्वारा संघ तथा राज्यों की सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है, लेकिन भारत में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा एक तीसरी प्रकार की सरकार अर्थात स्थानीय स्वशासन को स्थापित किया गया है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, शहरी स्थानीय स्वशासन, इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देकर के एक तीसरे प्रकार की सरकार भी स्थापित करके विश्व के अंदर अपना एक अनुपम, विलक्षण एवं साथ ही इस प्रकार का उदाहरण पेश किया जो कहीं देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट, सहकारी समितियाँ। 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा संविधान में भाग 9B जोड़ा गया और सहकारी संस्थाओं को भी अब संविधान में दर्जा दे दिया गया, उन्हें संरक्षण प्रदान कर दिया गया और सहकारी संस्थाओं की स्थापना नागरिकों के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित कर ली गई है।
संविधान की आलोचना। प्रायः विभिन्न विद्वान, जिसमें मुख्य रूप से संविधान सभा के कुछ सदस्य, जिन्होंने संविधान सभा में डिबेट के दौरान संविधान के विविध प्रावधानों के बारे में व्याख्या के समय या अपनी बात के समय कुछ कहा, या उसके बाद में विश्व के विभिन्न देशों के जो संविधान विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा भारतीय संविधान के अध्ययन के बाद जो बात कही गई, उसमें से कुछ ऐसी बातें उभर कर आई हैं जो भारतीय संविधान के प्रति उनके अपेक्ष हो सकते हैं या उनकी अपनी आलोचना हो सकती है, जिसमें नंबर 1 है उदार का संविधान। आलोचकों का मानना है कि भारतीय संविधान में न तो कुछ नया है न ही कुछ मौलिक, बल्कि ये उदार का संविधान है, अर्थात उधारी की एक बोरी है। आलोचक इसे होच-पोच कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी, अर्थात ऐसा संविधान जिसके अंदर विभिन्न दस्तावेजों की पेबंदगिरी कर ली गई, ऐसे संविधान की भी संज्ञा दी है। नेक्स्ट, 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी। आलोचक ये भी कहते हैं कि भारतीय संविधान में लगभग 2/3 प्रावधान जो कि 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से ग्रहण कर लिए गए, तो उनमें नया कुछ भी नहीं, अपितु हमने 35 के अधिनियम को ही यानी उसकी ही कार्बन कॉपी करके या उसका ही संशोधित रूप उदाहरण के लिए पेश करके और संविधान को उसमें ज्यों का त्यों अपना लिया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान एक गैर भारतीय या भारतीयता विरोधी है। आलोचकों का मानना है कि जब भारतीय संविधान में आंतरिक और बाह्य दृष्टि से विभिन्न स्रोत अर्थात विश्व के विभिन्न संविधानों से हमने जो विविध बातें लेकर के उपबंध लेकर के संविधान बनाया, तो उसकी प्रकृति या स्वरूप निश्चित रूप से भारत विरोधी है, अर्थात उसमें भारतीयता का तत्व कम है। साथ ही आलोचक ये भी कहते हैं कि संविधान गांधीवाद से दूर है। गांधी जी जिस रूप में ग्राम स्वराज्य राम राज्य की बात करते थे, वो प्रावधान संविधान में नहीं किए गए हैं। इसके साथ ही हमारे संविधान के अंदर विश्व का सबसे लंबा संविधान है, इसलिए इसने एक महाकाय यानी एक विशाल आकार ग्रहण कर लिया, और इस आधार पर भी संविधान के सभा में कुछ सदस्य इसे एक हाथीनुमा संविधान की भी संज्ञा दी थी। लास्ट, वकीलों का स्वर्ग। ब्रिटिश संविधान वेता सर आइवर जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान के अंदर विधिवादितापूर्ण और बहुत ही जटिल तत्व या जो शब्द है जिसे कानूनी भाषा और मुहावरों को शामिल किया है, उनके चलते संविधान एक जटिल दस्तावेज बन गया, और इसी कारण से उसने इसे एक वकीलों का स्वर्ग की संज्ञा दी थी। इसी संदर्भ में संविधान सभा के सदस्य HK माहेश्वरी ने कहा था कि प्रारूप लोगों को अधिक मुकदमेबाज बनाता है, वे अदालतों की ओर अधिक उन्मुख होंगे, वे कम सत्यनिष्ठ होंगे और सत्य और अहिंसा के तरीकों का पालन वे नहीं करेंगे। यदि मैं ऐसा कह सकूं तो ये प्रारूप वास्तव में वकीलों का स्वर्ग है। ये वाद या मुकदमों की व्यापक संभावना खोलता है और हमारे योग्य और बुद्धिमान वकीलों के हाथ में बहुत सारा काम देने वाला है। इस प्रकार से विविध आलोचक भारतीय संविधान की आलोचना करते हैं, परंतु यदि सही ढंग से देखा जाए तो इनमें सत्यता का अंश बहुत ही कम है। ऐसी आलोचना पक्षपातपूर्ण है और साथ ही अतार्किक भी है। संक्षेप में, हमारा संविधान एक जीवित एवं गतिशील दस्तावेज है। भारतीय संविधान ने बदलती सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालते हुए अब तक 104 से अधिक संविधान में संशोधन के साथ आज भी अपनी अनूठी विशेषताओं को परिलक्षित करता है, और जो संविधान की अपनी शानदार खूबी और जीवितता का उदाहरण है। साथियों, हमने आज के व्याख्यान में संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर विस्तार से विचार किया। यदि आपको इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात को जरूर लिखिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।